गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जिसमें हम आज फरवरी 2025 का चैप्टर 2 लेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। प्लस आपके लिए मैं एमसीक्यूज़ भी लेकर आई हूँ। जो भी टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ पे क्रिएट किए गए हैं। जो भी टॉप बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए, सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की न्यूज़, उससे जुड़ी जानकारियाँ, साथ में एमसीक्यूज़, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स आपको मिल पाएँ। आज हम सीधा चलते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा, समझते हैं जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, न्यूज़ में क्यों रहा, उसका रीज़न था जब अभी 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे आया। आप जानते हो, एक पब्लिश डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई कि ग्लोबली बहुत शिफ्ट हो रहा है। अब कह रहा कैसे शिफ्ट हो रहा है, कह रहा देखा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन भी ना अब रिप्लेस हो रहा है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम इसको समझें, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन असल में एक वर्ड क्या है या न्यू ग्लोबल रियलिटी क्या है, तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के बारे में बड़ी सुंदर सी बात कह रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी है, यानी कि वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा जा रहा है, ग्लोबली ऐसा देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो रिवर्स हो गया है, और इसको गाइड करने के लिए स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस के इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे है फ्रेंड शोरिंग का मामला है, तो ग्रोइंग ट्रेड प्रैक्टिसेस जहाँ पे सप्लाई चेन का नेटवर्क फोकस्ड हो जाए ऑन कंट्रीज जैसे कि रिगार्डेड एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एलीज। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन में ये सीधा सीधा मामला बता रहा है कि सबसे पहली बात तो ये पॉलिसी ड्राइवन है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारी ये कोशिश है कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब हो रहा है, ऐसा देखने को ही मिल रहा है। कह रहा है ये पता कैसे चल रहा है, कह रहा है जो देखो आप एप्पल है ना, एप्पल शिफ्ट हो रहा है, जो उसकी सम ऑफ इट्स आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया फ्रॉम चाइना हो रही है। एप्पल इज शिफ्टिंग सम ऑफ इट्स आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया फ्रॉम चाइना। समझ रहे हो, तो यानी इससे पता चल रहा है। एक इसने इंपॉर्टेंट शब्द यूज़ करा, फ्रेंड शोरिंग। याद रखना, आईआर में बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनको बड़े ध्यान से समझ लेना। फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है कि ट्रेड प्रैक्टिसेस ग्रो हो रही हैं, जहाँ पे सप्लाई चेन नेटवर्क का सारा फोकस क्या है उन कंट्रीज़ की, देखा जा रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक एलीज कैसी हैं बेसिकली। यहाँ पर जो ये शब्द है फ्रेंड शोरिंग का, ये आपको यूज़ करना भी पड़ सकता है कहीं पर भी। तो फ्रेंड शोरिंग का जब भी अगर आए मामला, तो याद रखना कि एक तरह की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड शोरिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें कंट्रीज सोर्सेज का रॉ मटेरियल, उसके कंपोनेंट भी, और उसको मैन्युफैक्चर भी करती हैं, फिर उसकी वैल्यू को शेयर भी करती हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल फ्रेंड शोरिंग का अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो, फॉर द यूएस रशिया एक लॉन्ग प्रेजेंटेड रहा है, एक रिलायबल एनर्जी पार्टनर रहा है, लेकिन जब यूक्रेन की वॉर हुई तो वेपनाइज्ड हुआ अगेंस्ट, आपको पता है, पीपल ऑफ यूरोप में। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड शोरिंग में हमारा क्या होता है कि हमारा ये मीन्स है फॉर द यूएस टू इन्फ्लुएंस फर्म्स टू मूव थ्रू देयर सोर्सिंग। मतलब यहाँ पर ना एक ऐसा यूज़ करा जा रहा है, जैसे यूएस क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस करता है फर्म्स को कि वो अपने सोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मूव कराएं। ठीक है, तो यानी कि फ्रेंड शोरिंग का अगर हम पर्पस की तरफ ध्यान रखें, तो पर्पस फ्रेंड शोरिंग का क्या होता है, टू इंसुलेट कंट्री सप्लाई चेन्स फ्रॉम लेस माइंडेड नेशन से लेके, जैसे सच एज चाइना इन केस ऑफ यूएस। तो फ्रेंड शोरिंग में पुश द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ मोर आइसोलेटेड प्लेस पे लेके जा रहा है। फ्रेंड शोरिंग का एक सबसे गंदा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इससे जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस पे चला जाएगा, चाहे ट्रेड का मामला हो। और कहीं ना कहीं फ्रेंड शोरिंग जो है ना, ये आपको ना डी ग्लोबलाइजेशन भी देगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, बहुत बड़ा, अगर आप ग्लोबल इकॉनमी को देखो तो बहुत ज़्यादा साल तक हमारा कोविड-19 लॉकडाउन्स वगैरह रहे, बहुत सारे प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी लगानी पड़ी, सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहा ग्लोबली। तो ना ध्यान रखना, फ्रेंड शोरिंग का सीधा सा मतलब यही होता है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पर आप कंट्री का सोर्सेज द रॉ मटेरियल कंपोनेंट है या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उसकी वैल्यू को शेयर किया जा रहा है। तो जो डिपेंडेंट कंट्री होती है ना गुड्स के लिए या रॉ मटेरियल के लिए, उसको थ्रेट होता है, उसकी सप्लाई चेन रिड्यूस हो जाती है।
तो बहुत ही ज़्यादा समझो कि रीलोकेटिंग करना सप्लाई चेन्स को, ये फ्रेंड शोरिंग की प्रैक्टिस के अंदर आता है, जहाँ पे रिस्क डिसरप्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ये सारी चीज़ें फ्रेंड शोरिंग में की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नियर शोरिंग होता है, जहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, चूज टू वर्क विद द सप्लायर्स, जो नियर बाय कंट्री में है वो वहीं पे जाके काम करने लग जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जर्मन कंपनी ने आउटसोर्स किया था कस्टमर सर्विस को टू अ टीम इन पोलैंड। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ना चैनल्स हैं जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन मैनिफेस्ट होती है। कह रहा देखो, जब जब भी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होगी तो वो ना कुछ चैनल्स के साथ जाती है। कह रहा वो कौन कौन से चैनल्स हैं। कह रहा सबसे बड़ा चैनल है ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन होगा, कैपिटल मूवमेंट का रिड्यूस होना, टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन में डिसरप्शन आना, या टेक्नोलॉजी का डीकपल होना। डीकपलिंग का मतलब ये होता है कि ना इंटरनेशनल ट्रेड को रिड्यूस या एंड करना हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूएसए का जो क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव है ताकि वो सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस कर पाएँ, साइंस सेक्टर, इसका काम पता है क्या है। इसका काम ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना सेमीकंडक्टर्स का। वेरस चाइना जो है ना, मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव लाया है। इसमें उसकी कोशिश है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को ही बहुत हाई टेक्नोलॉजी लेवल पर ले जाए। तो आप ये देखो, इन सभी चीज़ों से एक बात समझ में ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन से चीज़ें हट रही हैं। कंट्रीज़ अपने अपने बारे में ज़्यादा सोच रही हैं, अपनी डिमांड्स को ज़्यादा फुलफ़िल करने की सोच रही हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग में भी हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ना बहाना मार देंगे नेशनल सिक्योरिटी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, डेटा प्राइवेसी के कंसर्न देख के। ये क्राइसिस आ गया। अब जब जब बिना ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होता है ना, तो वो कैसे नज़र आने लग जाता है, ध्यान से सुनना। वो नज़र ऐसे आने लग जाता है, सबसे पहले जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट, जो कंट्रीज़ है ना उनमें ज़्यादातर देखा जा रहा है इकोनॉमिक ब्लॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, जियो पॉलिटिकल अलाइंसेस बढ़ती जा रही हैं रादर देन प्योरली इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसके बाद रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है जो आपका ये जो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशंस हैं ये एसोसिएटेड है विद वीकनिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशंस, ये भी एक बात है। दूसरा, इकोनॉमिक ब्लॉक्स की बात करें तो इकोनॉमिक ब्लॉक्स राइज हो रहे हैं। कंट्रीज़ जो प्रायोरिटाइज कर रही हैं वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं। स्ट्रैटेजिक नेशनल पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है ये स्ट्रैटेजिक नेशनल पॉलिसी से ज़्यादा वो हो रहा है। तो कोशिश क्या की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ना नेशनल इंटीग्रेशन, ज़्यादातर अब जो कंट्रीज़ है ना, आपने भी एग्जाम्पल भी देखा कि मेड इन चाइना लेकर आ रहा है, यूएस अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस सब में ना एक बात बड़ी कॉमन नज़र ये आ रही है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। अभी वो अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं अपने एलीज कंट्रीज़ के साथ। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, आप सोचो इसका कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा, उससे सबसे बड़ा असर पड़ेगा इकोनॉमिक आउटपुट का लॉस हो जाएगा। कह रहा कैसे, कह रहा ट्रेड रिड्यूस होगा क्योंकि बैरियर्स आपने बढ़ा दिए हैं, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, है ना। इससे ग्लोबल डोमेस्टिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, लो होनी शुरू हो जाएगी। इंडिया का गोल है कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी होना है फाइनेंशियल ईयर 28 तक, और $6.3 ट्रिलियन तक हम 30 तक चाहते हैं कि ये कैन बी थ्रेटेंड। आप देखो दोनों बातों को सोचो, भारत चाहता है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाना बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 28। $, हमारे पास $6.3 हम चाहते हैं, कैन बी थ्रेटेंड भी हो सकता है। इसका मतलब अगर आप उसके हिसाब से देखो तो यानी कि ट्रेड के लॉस होने से और बहुत ज़्यादा बैरियर पड़ने से आपको पता चलेगा कि ग्लोबल डोमेस्टिक ग्रोथ कम हो रही है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रीलोकेशन की बात भी आ रही है। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये जियोपॉलिटिकली अलाइंड कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा है, और इससे क्या हो रहा है, स्पेशली जो हमारी डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं उनकी इमर्जिंग मार्केट्स को आइसोलेट कर दिया जा रहा है। कह रहा है जैसे देखो आप, फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी जो होता है ना, उसकी जो इन्वेस्टमेंट भारत में है वो फेल टू ए 5 ईयर लो। बताओ फाइनेंशियल ईयर 24 में ऐसा देखा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रीलोकेशन भी भारत के अंदर कम हो रहा है। समझ गए। तीसरा क्राइसिस है लेबर मार्केट का इफेक्ट।
लिमिट करने से क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशंस को, इससे क्या होगा, ये स्किल्स को, इससे रेमिटेंसेस भी कम हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, मल्टीलेटरलिज्म भी हाइंडर होगा। कैसे होगा? जब बहुत ज़्यादा जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होगी तो अब ना हम अपने अपनी कंट्रीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स में आ गए हैं। इससे असर ये होगा कि जो भी क्लाइमेट चेंज में दिक्कत आ रही है, कोई पैंडमिक का क्राइसिस चल रहा है, कोई दूसरे ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा, है ना, आप सोचो ना, जो हमारा COP29 हुआ है वो एक बहुत बड़ा फेलियर क्यों रहा? उसकी एक बहुत बड़ी वजह जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन भी है कहीं ना कहीं। फिर ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा है, एक्सेस टू न्यू मार्केट कम हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं आएगी, कंपटीशन नहीं रहेगा, कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगी, तो ये इतना गंदा असर इकॉनमीज़ पे पड़ेगा। अब सोचो आप, एक ना बहुत बड़ा समय रहा, अगर हम ना 1980s से देख के, बड़ा अच्छा, इसने बहुत सुंदर ये ना एक बड़ा अच्छा चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको समझना क्या कह रहा है। ये कह रहा ग्लोबलाइजेशन से लेकर जो अब ये जितनी भी जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये भी ना एक साइकिल है। कैसे साइकिल है? 1980 से लेकर 2000 में ग्लोबलाइजेशन का राइज होना, यानी ट्रेड्स का लिबरलाइज होना, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइज होना, इससे पॉवर्टी का रिड्यूस होना, इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना। तो ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर देखा जा रहा है वो 39% से लेकर 2012 में 60% तक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा असर क्या पड़ रहा है? फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू GEF अगर आप देखते हो तो 1980 से लेकर 2000 तक देखा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल मस्त तरीके से बढ़ रहा था। आप ठीक है, अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ही पीक लेवल पर, मतलब हाइपर ग्लोबलाइजेशन था, ट्रेड FDI बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो टाइम पीरियड था 2000 से लेकर 2010 तक। 2010 से एक ऐसा देखने को मिला, एक ऐसा समय आया जहाँ पे स्लोबलाइजेशन है। स्लोबलाइजेशन क्यों है? क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ गई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, डिसकंटेंटमेंट है। ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट है आपको पता है वो बहुत अनइवन थे, कहीं बहुत रिच हो गए, कहीं बहुत ज़्यादा पुअर हो गए। भारत का एग्जाम्पल लो आप, भारत में कुछ स्टेट ग्लोबलाइजेशन से रिच हो गए, कुछ पुअर रह गए। फिर अब देखा जा रहा है कि 2020 से ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे गिरते गिरते और जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो चुका है। ट्रेड वॉर्स की वजह से, ट्रैक का डिकपलिंग की वजह से ऐसा ज़्यादा देखा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से जो GEF की जर्नी थी, अब धीरे धीरे वो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन से कन्वर्ट हो के जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का पार्ट बन गई है। अब हम समझते हैं वे फॉरवर्ड के बारे में कि वे फॉरवर्ड में क्या है। वे फॉरवर्ड में यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथन करना डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को, यानी हमें सबसे पहले सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना होगा। अगर हम चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनना, तो क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, इसमें हमें सबसे पहले सेल्फ रिलायंट होना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, मिनरल सप्लाईज को सिक्योर करना, लिथियम को पर्टिकुलरली, कोबाल्ट को ओवरसीज़ एक्सप्लोर करना, एक्विजिशन करना, इन प्रोजेक्ट्स को चलाना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करना। ठीक है। सेकंड काम है लिवरेजिंग रीजनल पार्टनरशिप, यानी इंडो पैसिफिक और स्ट्रॉन्गर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने से क्या होगा? बेटर मार्केट का एक्सेस एंड रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। अब ग्रुपिंग्स क्या हैं? बिम्स्टेक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, कैन बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया। कह रहा, तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ रिलायंस, इंपॉर्टेंट सेक्टर जो क्रिटिकल सेक्टर है उसमें अच्छा करो। दूसरा, अपना ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने जो भी सिमिलर इंटरेस्ट वाली कंट्रीज हैं उसके साथ और ज़्यादा बढ़ाओ। इसकी मदद के लिए अगर आपको बिम्स्टेक या IPF में बैठना पड़े उसमें भी डिस्कस करो। और कोशिश आपको ये भी अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि आपका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली ऐसे सेक्टर्स में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ता चला जाए। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में यहाँ बड़ा अच्छी बात कह रहा है कि देखो, माना कि अब इस समय जो वर्ल्ड है वो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की तरफ बढ़ गया है। स्पेसिफिकली जब पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद आप जानते हो किस तरह ग्लोबलाइजेशन आया, फिर हाइपर ग्लोबलाइजेशन आया, और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी जर्नी डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ओवरऑल ट्रेड टू GDP रिड्यूस हो रहा है। तो कह रहा है अगर भारत सक्सेसफुल 2047 तक चाहता है होना, तो उसको सबसे पहले जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को अडेप्ट करना होगा।
डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करनी होगी, इनोवेशन करना होगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि भारत अपना जो एक विश्व गुरु वाला टैग चाहता है उसके लिए भारत को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाके उसकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ और सिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में। देखो, इंडिया का जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसको 1 साल हो गया है, मतलब सॉरी 10 ईयर्स हो गए हैं, डिकेड हो गया है पूरा कंप्लीट। इसी पर एस जयशंकर जी की एक किताब है द इंडिया वे, बड़ी अच्छी किताब है ये। इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि पॉलिटी लाइक इंडिया शुड डिस्प्ले द विजडम ऑफ ट्रीटिंग इट्स प्रॉस्पेरिटी। इसमें बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि जो भारत की पॉलिटी है वो विजडम को डिस्प्ले करती है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है कि वो हमारा एक लिफ्टिंग टाइड रहा है। इसका मतलब हाई डिग्री ऑफ अटेंशन एंड ग्रेटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और भारत हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ ही बढ़ता चला जाता है। अभी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो NFP जो आया, शुरू हुआ, ये 2008 में आया, और इसका फोकस और ज़्यादा इंटेंसीफाई हुआ जब 2014 के बाद से, जबकि हमारी NDA की गवर्नमेंट आई। अब कॉन्सेप्ट क्या है इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो भी मैनेजमेंट रिलेशंस की है, इमीडिएट नेबरहुड हम सबसे पहले उनको मानते हैं। अब हमारे ये भी ध्यान रखना, हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। चाइना का नाम नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। इसका काम ये है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का काम ये होता है कि फिजिकल, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी देना, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना। अब की प्रिंसिपल्स क्या है इंगेज करने के? 5S हैं जो इंगेज करने की बात को कर रहे हैं। एक तो सम्मान है, संवाद है, शांति है, समृद्धि है, संस्कृति है। कह रहे हैं इस 5 होने से क्या होगा, कंसल्टेटिव एंड नॉन रेसिप्रोकल गाइड मिलेगी। इससे एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें मिलने को तैयार होगी। अब भारत में इंडिया का जो ये इम्पोर्टेंस है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का साउथ एशिया के अंदर, उसको समझते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड साउथ एशिया वाली पॉलिसी में, कि साउथ एशिया इंट्रा रीजनल ट्रेड जस्ट 5% है उसका। भारत के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है टू लीड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की बात करें तो भारत के पास पूरा चांस है टू काउंटर चाइना, बोथ इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली। साउथ एशिया का शेयर्ड हिस्ट्री रहा है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज रहे हैं, और स्टेबल साउथ एशिया को करने के लिए भारत को एक बात, हमेशा इस फॉर्मूले को पता चल गया था भारत को, कि अगर हम इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे चलेंगे तो साउथ एशिया में हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। हमारा ट्रेड का यहाँ बहुत सारा रिसोर्सेज हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं, पीपल टू पीपल टाइज, और साथ ही साथ हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्टेबल रहे साउथ एशिया, क्योंकि आप जानते हो हम साउथ एशिया कंट्रीज़ के साथ ही घिरे हुए हैं। इसीलिए भारत के लिए ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम इसके की एस्पेक्ट्स पे चलते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के एस्पेक्ट हैं क्या क्या। पहला एस्पेक्ट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन थ्रू कनेक्टिविटी को इन्हांस करना। यानी हमारा काम क्या है, इंटरडिपेंडेंसी को क्रिएट करना, भारत को ऐसा एक स्ट्रेंथन करना कि भारत का इन्फ्लुएंस और काउंटर करना कोई एक्सटर्नल पावर को। एग्जाम्पल के तौर पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, अगर भारत इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेके चल रहा है तो देखो इससे में बड़ा सक्सेसफुल भी हुए हैं। कैसे? बांग्लादेश में जो मोंगला सी पोर्ट राइट है या रेल ट्रांजिट जुलाई 2024 में चल रहा था, इसमें ना अगर हमने क्रिएट करा ना, देखो कनेक्टिविटी देने से हमें भी फ़ायदा है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री के जो स्टेट्स हैं उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा ना हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी इंक्रीज़ होगा, यानी ट्रस्ट और हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी स्ट्रेंथन होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें, नेपाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2014 में विजिट किया था, 1 and 17 ईयर, सोचो आप। जब हम इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारी पॉलिटिकल एंगेजमेंट और बढ़ती है। और दूसरा एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दे रखा है अफगानिस्तान का, जारंज दिलाराम रोड के बारे में, जहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई हुई है, सरमा डैम पावर प्रोजेक्ट है, इससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो फिर ये कह रहे हैं तीसरा फ़ायदा भारत जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके चलता है उससे ये होता है, डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में बहुत मदद मिलती है। कह रहे देखो, आप किसी को एड देते हो कंट्रीज़ को आसपास की, जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है या हनीमा दो एयरपोर्ट है,
इससे भारत के लिए लोगों की ये एक इमेज क्रिएट होती है कि भारत लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में सोचता है और भारत एक रिलायबल पार्टनर है। समझ में आया। उसके बाद आता है एनर्जी कोऑपरेशन एंड रीजनल पावर मार्केट के बारे में बात करते हैं। अगर हमारा डेवलप हो जाता है रीजनल एनर्जी मार्केट, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी बढ़ती है, तो उससे भी हमारा हाइड्रो पावर ट्रेड एग्रीमेंट अच्छा होगा। अब ऐसे ही देखो बांग्लादेश में ना ट्रिपरटाइट पावर ट्रेड है 2024 में। इससे क्या हुआ, 40 मेगावाट इम्पोर्ट किया जाता है फ्रॉम नेपाल व इंडिया। तो हमारा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी भी एक बहुत अच्छा मसला होगा। फिर जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड काउंटरिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इससे हम चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर कर सकते हैं, साउथ एशिया को एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। मालदीव से जैसे एग्जांपल लो कि मालदीव्स में स्टेडी फाइनेंशियल सपोर्ट टू मालदीव दिया जा रहा है, करेंसी स्वैप वगैरह किए जा रहे हैं ताकि हम काउंटर कर पाएँ चाइना के इन्फ्लुएंस को। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिलीफ इंगेजमेंट की बात आती है। भारत ही ऐसा पहला कंट्री है जो हमेशा कोई भी मुसीबत हमारे नेबर्स पे पड़ती है हम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। वैक्सीन मैत्री हमारी तरफ से ही गया था मालदीव्स एंड भूटान में, हम ही सबसे पहले गए थे। श्रीलंका को सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस जब 22 में आया, हम सबसे पहले हमने $4 बिलियन उनको फिनेंस किया था। ये सारी बातें लिखनी है आपको, लेकिन देखो इतना आसान नहीं है ये रास्ता। चैलेंजेस फिर भी भारत फेस करता है अपने ही पड़ोसी मुल्कों से। इंटरनल स्टेबिलिटी की हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे जो रीसेंट पॉलिटिकल अपीवल्स हैं या इंस्टेबिलिटी है इन एरियाज़ में, उससे रीजनल स्टेबिलिटी का दिक्कत, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो फॉर क्राइसिस में आ जाता है। इंस्टेबिलिटी कैसे इंडिया के नेबरहुड में वो समझते हैं। देखो ये कंट्रीज़ हैं, ये कंसर्न है फॉर इंडिया। जैसे देखो अफगानिस्तान है, तालिबान टेक ओवर इन 2021 में इन्होंने कर दिया ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोलैप्स वाला मामला आ गया था। भारत के लिए कंसर्न क्या था, सेफ्टी ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान। म्यांमार का मिलिट्री कूप, इससे हमारे देश में रिफ्यूजी का फ्लो आ गया। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हमारे यहाँ फिर रिफ्यूजी आते हैं, फिर हम चाइना का इन्फ्लुएंस सब झेलते हैं हम। मालदीव्स में 2012 में टर्बुलेंस हुआ, 2023 में गवर्नमेंट बनी, एंटी इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बनी। हम यही करते रह जाते हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए हम परेशान ही रहते हैं। कंट्रीज हमेशा परेशान इस वजह से हमें करती रहती हैं। अब इसके साथ साथ भारत को प्रॉब्लम होती है जब परसीव्ड इंटरवेंशनिज्म की बात आती है। नेगेटिव परसेप्शंस ऑफ इंडिया एज एन इंटरवेंशनिस्ट पावर की तरह मान लिया जाता है। हमारे सारे जो हमारे आसपास साउथ एशियन कंट्रीज हैं, नेबर हैं, उनको ऐसा लगता है कि बड़ा भाई की तरह हमारे को पाला जा रहा है भारत द्वारा। तो भारत में 2015 में इकोनॉमिक ब्लॉकेट जब 2015 में लगाया नेपाल के अंदर, तो जितने भी मधेसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में वहाँ बहुत ज़्यादा एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स खड़े हो गए, वहाँ भारत के खिलाफ से लोग बातें करने लग गए। फिर प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत डिले हैं, इससे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो था उससे भी पॉलिटिकल इशू भी क्रिएट हुआ, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा अनरिजॉल्व रहे, तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट हमारा कभी नहीं ख़त्म होता, श्रीलंका के साथ हमारी इलीगल फिशिंग की कहानी हमेशा चलती है, काला पानी डिस्प्यूट नेपाल के साथ हमारा कभी रिजॉल्व हो ही नहीं पाता है। और भारत का देखो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन इंडिया भी है। ऐसा नहीं है खाली मामला बाहर से ही आ रहा है, दिक्कत हमारे साथ भी है। क्या ना सुविधा फ़ी इम्प्लीमेंट की गई वेस्ट बंगाल द्वारा, जिससे कि ना एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई फ्रॉम भूटान टू बांग्लादेश बाय इंडिया। अब आप सोचो उससे ट्रेड नहीं, उससे ख़राब होगा क्योंकि महंगा पड़ रहा है। फिर चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया इतने एफर्ट मारता है लेकिन चाइना का फिर भी साउथ एशिया में प्रेजेंस है, चाहे वो हम्बनटोटा के पोर्ट में फॉर्म में श्रीलंका में हो, BRI में नेपाल एंड बांग्लादेश दोनों पार्ट हैं, मालदीव्स कॉन्टीन्यूसली हमें ये चैलेंज देता रहता है। तो भारत के लिए ये चैलेंज तो बना ही हुआ है, लेकिन वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि इतना ज़्यादा हताश होने की भी बात नहीं है। आप सबसे पहले शुरुआत करो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एंड सेंसिटिविटी के बारे में सोचो। भारत को क्या चाहिए, डिप्लोमेटिकली वो इंगेज रहे विद इट्स नेबर वाइल बीइंग सेंसिटिव टू देयर पॉलिटिकल रियलिटीज़। तो गिवन दैट मोस्ट ऑफ दीज नेशंस आर डेमोक्रेटिक, जितने भी ये नेशंस हैं डेमोक्रेटिक हैं, प्रेशर्स हैं इनके पास इलेक्टोरल साइकिल्स के, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एड्रेसिंग क्रिटिकल इरिटेंट्स, यानी इंडिया मस्ट रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हमारे जैसे जैसे काला पानी का है, तीस्ता रिवर को है, कच्चा तीवू आइलैंड की वजह से, इनको ठीक करना हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। उसके बाद इकोनॉमिक असिस्टेंस को बैलेंस करें हम, वाइल ऑफरिंग इकोनॉमिक सपोर्ट या जो भी है, भारत की कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम ओवर डिपेंडेंस ना रहें। फिर जियो पोलिटिकल प्रूडेंस की बात है तो बाय मैनेजिंग ग्रोइंग चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस रीजन में है, तो नेबरहुड कंट्रीज डू नॉट फील प्रेशराइज इनटू चूजिंग साइड्स।
कि जियो पॉलिटिकल प्रूडेंस हमारा ऐसा होना चाहिए कि भारत की इमेज ऐसा हो कि अगर चाइना और इंडिया की बात आए तो लोग इंडिया को चुने और इंडिया सपोर्ट करे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को। ज़्यादातर बांग्लादेश हर जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए भारत का हमेशा यही कहना रहे कि डेमोक्रेसी से हम जीतेंगे। और लास्ट इज अडेप्टिंग टू डोमेस्टिक पॉलिटिकल शिफ्ट, यानी इंडिया हमेशा फ्लेक्सिबल रहे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर, चाहे वो मालदीव्स के हों चाहे वो श्रीलंका को लेकर हो। तो कंक्लूजन में यहाँ कह रहा है कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो जो 5S है ना, उस पर अगर ठीक से चल पाती है तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, चाहे वो सम्मान हो, संवाद हो, शांति हो, समृद्धि हो। और इसके अलावा एक और S था, हमने करा है जस्ट अभी, जस्ट रिकॉल दैट पर्टिकुलर S। सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। कल्चर भी इसमें नहीं लिखा था, पर आपको 5S पूरे के पूरे लिख कर आने हैं। इससे हम डेफिनेटली चाइना की न्यू इम्पीरियलिस्टिक और डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी को झेल पाएंगे और इसको ठीक कर पाएंगे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर पार्टनरशिप के बारे में। कौन से 3 कंट्रीज़ हैं, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको समझते हैं। देखो अभी ना रिसेंटली OECD की रिपोर्ट आई एंड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई और इसने बहुत स्ट्रेस करा कि जो ट्रायंगुलर पार्टनरशिप है कैन बी इफेक्टिवली विन इन्फ्लुएंस। अगर कोई भी डिवाइडेड या कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड है तो उसमें जो ये ट्रायंगुलर वाली अप्रोच है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ना OECD के बारे में पता होना चाहिए गाइस कि OECD का फुल फॉर्म क्या है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारों को मदद करती है पॉलिसीज़ बनाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेड क्वार्टर्स इसके पेरिस में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अब यहाँ ये बात कर रहा है कि मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की अप्रोच क्या होती है। तो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है उसका मतलब है वो प्रोजेक्ट्स, वो इनिशिएटिव जिसमें हम कंबाइन कर रहे हैं कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल डोनर्स, सदर्न कंट्रीज टू शेयर नॉलेज और डेवलपमेंट कंसर्न जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं वो दूर हो जाएं। तो यानी हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने की कोशिश करते हैं, कंबाइन करते हैं हम कंपैरेटिव एडवांटेजेस को, कि हमारे ट्रेडिशनल कंट्रीज़ कौन सी थी, सदर्न कंट्रीज़ कौन सी हैं, उनकी नॉलेज मिला लो। किसी के पास नॉलेज है तो वो नॉलेज दे, किसी के पास ट्रेडिशनल कुछ है वो शेयर करे, कोई डेवलपमेंट लेकर आया तो वो। अब देखो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक होता है बेनिफिशियरी पार्टनर यानी रेसिपिएंट कंट्री यानी डेवलपिंग कंट्री जिसको सपोर्ट चाहिए ताकि उसकी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको कहते हैं बेनिफिशियरी पार्टनर। सेकंड होता है पाइवटल पार्टनर यानी डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग जो हमारा कंट्री इंस्टीट्यूशन है विद प्रूवन एक्सपीरियंस इन द कंसर्न्ड एरिया, की जो भी नॉलेज, एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज को जो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। फैसिलिटेटिंग पार्टनर का मतलब है एक डेवलप कंट्री इंटरनेशनल एजेंसी जिसमें कि टेक्निकल और फिनेंशियल सपोर्ट दे वो, ताकि बेनिफिशियरी और बाइवेटल पार्टनर्स के कोलैबोरेशन के साथ ही काम हो पाए। यानी ये 3 लोग पिक्चर में रहते हैं जब ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात आती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, रिसोर्स पूलिंग हो जाएगी, बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, SDG गोल्स को फुलफ़िल करने में बहुत मदद मिलेगी। क्या ऐसा कभी होता आया है, कोई ग्लोबल ट्रेंड्स हैं? जी बिल्कुल हैं। 2000 से लेकर 2022 के फेस में ऐसी 199 कंट्रीज़ थी, 85 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इंगेज थी 1000 ट्रायंगुलर प्रोजेक्ट्स में। तो 68% ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स में कम समझ लो आप $1 मिलियन तक का बजट यूज़ करा गया है। क्या भारत भी पार्टिसिपेट करता है? जी बिल्कुल, भारत भी पार्टिसिपेट करता है। रैंक्स 8th अमंग 10 कंट्रीज़ में, हम टॉप 10 कंट्रीज़ में हमारी 8वीं रैंक भी आती है। तो कह रहा है ऐसे कैसे भारत ने कब किया, कह रहा है इसका एग्जाम्पल है भारत और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विद श्रीलंका साइन किया ताकि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल 2019 में बनाया जा सके। ऐसे ही काम भारत ने US के साथ भी साइन करा था एक गाइडिंग प्रिंसिपल का। तो ये हम कर चुके हैं। तो कह रहा है इसका रीज़न क्या है कि आजकल ये एक रीसर्जेंस या आप कह लो कि ट्रायंगुलर पार्टनरशिप का रीज़न क्या है, ये कैसे बढ़ रहा है। तो कह रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है फेलियर ऑफ वेस्टर्न एड मॉडल, यानी बाय द अर्ली 2000 जो ट्रेडिशनल चैरिटी बेस्ड डेवलपमेंट एड सिस्टम है या स्ट्रिक्ट डोनर रेसिपिएंट हायरार्कीज़ है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही थी।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ रही थी कि अभी ना रिफॉर्म लिए जाएं। फिर ऐसा देखा जा रहा है बहुत से इमर्जिंग डोनर्स क्रिएट हो रहे हैं। कंट्रीज़ लाइक चाइना है, भारत है, ब्राज़ील है, ये बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इक्वल पार्टनरशिप और म्यूचुअल बेनिफिट हो पाए। ये भी एक कारण था ट्रायंगुलर पार्टनरशिप का आना। फिर देखा जा रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना का जो फुटप्रिंट है, चाहे वो अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आसियान में हो, साउथ पैसिफिक में हो, G7, इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि चाइना को थोड़ा रोका जाए। जो पॉलिटिकल राइवलरीज को रोकने के लिए भी ट्रायंगुलर पार्टनरशिप का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम समझते हैं इसके चैलेंजेस की ओर चलते हैं कि ट्रायंगुलर पार्टनरशिप के चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला चैलेंज है पावर इम्बैलेंस एंड ट्रस्ट इश्यूज़। जो भी डोनर कंट्रीज़ हैं प्रायोरिटाइज करें, एजेंडा बनाएं, मे ऑफन ओवरशैडो रेसिपिएंट कंट्रीज इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर जो कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं प्रेफर टू वर्क विद ओनली इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंट्रीज इन अफ्रीका, नॉट द हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज। यानी पावर इम्बैलेंस एंड ट्रस्ट इशू की बात करी जाए तो डोनर कंट्रीज़ प्रायोरिटाइज करें, एजेंडा बनाएं कि कैसे रेसिपिएंट कंट्री जो है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है वो कैसे उसको प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। अब देखो रेसिपिएंट कंट्रीज़ की ना कई बार हेजिटेंस भी होती है। बहुत सारी रेसिपिएंट कंट्री ज़्यादातर अफ्रीका वाली हैं, ये यूरोपियन नोशंस के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को मानने में थोड़ा सा इनको दिक्कत होती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं, इतना आसान नहीं है। आप समझो ना, अंडर द इंडियन लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम 75% इनपुट जो है वो भारत प्रोक्योर करेगा, इंडियन कंपनीज उसके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगी। लिमिटेड स्केल एंड स्कोप है। अभी कह रहे हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे ट्रायंगुलर पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए। तो उसका पहला तरीका है प्रमोटिंग इंक्लूसिव पार्टनरशिप, यानी रेसिपिएंट नेशंस का डिसीजन मेकिंग ताकि वो ट्रस्ट बढ़े, इंकरेजमेंट बढ़े। सिंप्लीफाई करना स्टैंडर्ड्स फॉर रेसिपिएंट कंट्रीज, ये ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ इनको कनेक्ट कर दो। अगर हम ये कर ले जाते हैं ना, इक्विटी, अडेप्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन हमारे फुलफिल होंगे और सभी कंट्रीज एक म्यूचुअली डेवलपमेंट मॉडल के अंदर आ पाएंगी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे भारत और यूएस के रिलेशंस के बारे में। देखो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल वर्किंग विजिट करा यूएसए के अंदर, आपको सभी जानते हैं फरवरी के मंथ में। कौन कौन से एरियाज़ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या आउटकम थे इस विजिट के, समझते हैं। पहला था डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्रपोज किया 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। ऑटोनॉमस सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हुआ, अनाउंस हुए नए को प्रोडक्शन अरेंजमेंट्स, वो सब हुआ। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें तो यूएस इंडिया का ट्रस्ट करके एक इनिशिएटिव आया जिसमें है ना हम ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मिनरल के बारे में भी बात हुई, कैसे रिकवर करना है, कैसे इसको प्रोसेस करना है। यूएस का एक कॉम्पैक्ट आया ताकि रिजल्ट ड्राइवन एजेंडास तैयार हो। लॉन्च किया गया है 500 मिशन भी ताकि डबल करा जाए बायलैटरल ट्रेड को बाय 2030। तो ये सारे इस विजिट के आउटकम थे। अब इस विजिट से कैसे सिग्निफिकेंट है ये विजिट समझते हैं, कैसे रोबस्ट है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में। देखो, इससे एक बात समझ आई कि यूएसए अब हमारा टॉप मोस्ट मर्केंडाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इंडिया ने इवन 3 पिलर ऑफ यूएसए भी ज्वाइन करा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है, चाहे वो क्वाड में है, ठीक है, क्वाड के मेंबर्स आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इसमें भी बढ़ेगा। हमारा जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, यानी भारत ने फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट जो करे हैं, लिमुआ है, बीका है, कॉमकासा है, ये सब भी है ना पूरा का पूरा साइन किया है भारत ने। और यूएसए इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है अपना एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में, और साथ ही साथ हमारा ये स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन भी है। इससे हमारे रिलेशंस भी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात है, वहाँ पर भी हम दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ भारत और यूएसए ने ये भी डिसाइड करा कि हम स्पेस आउटरीच में, यानी इंडिया ने ज्वाइन करा है यूएसए का एटमिस अकॉर्ड। एटमिस अकॉर्ड क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ जी। एग्जाम्पल के तौर पर नासा और इसरो दोनों मिलकर एक सिंथेटिक अपार्चर रडार मिशन लेकर आ रहे हैं ताकि दोनों सिविल एक्सप्लोर कर पाएँ और आउटर स्पेस को समझ पाएँ। ऐसे ही भारत ने इंश्योर करना कि एनर्जी सिक्योरिटी को, तो यूएस ने ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन करा है, विल बी बिल्ट इन भारत ओनली। तो विल फुली इसको रियलाइज़ करना है, तो वो भी एक काम हो गया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूएसए मर्ज हुआ है, बहुत बड़ा सप्लायर टू इंडिया। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी यूएसए ने रिसेंटली एक्सट्रेडिशन टू इंडिया ऑफ, आपको शायद तब
तहव्वुर राणा के बारे में पता चला होगा कि उसको भारत में बोल दिया कि भाई इनको ले लो आप, 26/11 के एक्यूज अटैक में वो पकड़ा गया था और वहाँ भाग गया था ये। तो यूएस से उस कैदी को भी देने को तैयार है। फिर यूएस अब बहुत ज़्यादा चाहता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का परमानेंट बन जाए मेंबर, और भारत एनएसजी का यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी परमानेंट मेंबर बन जाए। और आप समझो यूएसए ने अगर किसी पे हाथ रख दिया कि वो बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ भारत बिट टू ज्वाइन आईए एज अ फुल मेंबर, सपोर्ट इंडिया उस पर भी करता है। फिर फाइट चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात है, सब पर भी दोनों रिलेशंस में अच्छे बढ़ रहे हैं। अब क्या क्या ऐसी वजह हैं क्यों इनका रिलेशन इतना ज़्यादा पीक लेवल पे जा रहा है, उसका कारण है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि दोनों का दुश्मन सेम है। कौन? चाइना। इंडो पैसिफिक ओशंस पे चाइना के इन्फ्लुएंस से दोनों कंट्रीज परेशान हैं। और इंडिया एज, अब आप समझ लो, भारत को देखा जाता है, भारत की अब एक ऐसी इमेज हो गई है कि वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। नॉन लाइनमेंट नेचर है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का। फिर अडॉप्शन करना और डी हाइफनेशन पॉलिसी इन यूएस, वो सब भी शुरू हो गए। अभी कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो स्ट्रेन करते हैं इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन रीसेंट टाइम, वो भी देखते हैं। सबसे बड़ा हमारे साथ दिक्कत है ट्रेड एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस का। जो रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि अब जो भारत चार्ज लगाएगा जैसे टैक्सेस, वैसे ही यूएस भी हम पे लगाएगा। इसकी वजह से भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में भी हमें एनुअल रिव्यू वगैरह किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यूएस रिवोक इंडिया जीएसपी 2019, ड्यूटी फ्री इंडियन एक्सपोर्ट भी हमारा ख़त्म हुआ, इम्पैक्ट पड़ गया उस पर। जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस की बात करें तो इंडिया देखो क्वाड का पार्ट तो है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं मिलिट्री अलाइंस। एंड इंडिया का जो स्टांस रशिया यूक्रेन वॉर पर, तो आप जानते ही हो, हम तो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, उससे हमारे साथ यूएस चिढ़ता है। वीज़ा की बात करें तो रिसेंटली H1 वीज़ा पर यूएसए ने बहुत टाइट वीज़ा रेगुलेशंस कर दी हैं, जिससे इंडिया का जो आईटी प्रोफेशनल है वो दिक्कत में। दूसरा, आपको पता है इन्होंने किस तरीके से हमारे इलीगल इमाइग्रेंट्स को भेजा था, तो वो भी आप जानते हो। फिर कंसर्न्स ओवर ह्यूमन रिलीजियस राइट्स के बारे में बात है, सैंक्शंस के इम्पैक्ट के बारे में बात है। ये सब चीज़ें हम दोनों के रिलेशंस को स्ट्रेन करती हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भारत और यूएसए का रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुए। तो सबसे पहला काम करो, फाइनलाइजिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है। यानी रिसेंटली अनाउंस करा गया है BTA, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि मार्केट एक्सेस टैरिफ रिड्यूस हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाए। उसके बाद फाइनलाइजेशन की बात है डिफेंस फ्रेमवर्क की। दोनों कंट्रीज़ अर्ली फाइनलाइजेशन करें और रेसिप्रोकल को एग्रीमेंट को फाइनलाइज कराएं। वीज़ा जो है H1B वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन ईज करने की ज़रूरत है, वेव करने की ज़रूरत है अंडर काटसा। तो यूएस इंडिया का जो रोड मैप है, जो हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा हमें इन्हांस और अच्छा करने की रिक्वायरमेंट आ पड़ेगी। इसी के साथ साथ ध्यान रखना, इंडिया यूएस का एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, तो बजट का पूरा फोकस है कि 100 गीगावाट को डेवलप किया जाए। बाय 2047 तक हम चाहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पार्ट बहुत अच्छा हो जाए। ऐसे ही हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी हमने कर रखा है, तो इससे बहुत सारा हमें फ़ायदा होने वाला है। ये पूरा एग्रीमेंट का ना, इसको 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसका पूरा बैकग्राउंड याद रखना कि कैसे भारत पर यूएस ने इम्पोज किया सैंक्शन ऑन इंडिया आफ्टर 1974 न्यूक्लियर टेस्ट। फिर दोनों अग्री हुए, ठीक है करो चलो। उसके बाद ओवरव्यू पूरा दे रखा है कि इंडिया परमानेंटली सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्लेस करा गया, इंडिया ने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करे गए, ठीक है। तो मतलब बहुत कुछ हुआ, एनर्जी वेवर्स भी मिले गए हमें, तो बहुत कुछ एक पूरी कहानी रही है। तो इंडिया यूनिक पोजीशन है इंडिया के जो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में। न्यूक्लियर टेस्ट हो, चाहे फ्यूल रिप्रोसेसिंग हो, फ्यूल सप्लाई की बात हो, तो ये सब चीज़ें जो है वो इंडिया की यूनिक पोजीशन बनाती हैं इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियर आइसोलेशन ख़त्म हो गया, हम एक न्यूक्लियर स्टेटस वाली कंट्री हो गए, हमारा इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हो गया, हमारे डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स फुलफिल हो गई। लेकिन चैलेंजेस भी अपने साथ ही चीज़ें लेकर आते हैं। देखो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही हो भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर, उससे हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डिटरेंस आया था। हाई कैपिटल कॉस्ट हमारी बढ़ गई थी क्योंकि हम ज़्यादातर मूव कर रहे हैं सोलर एंड विंड एनर्जी की तरफ, तो वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है दैन न्यूक्लियर पावर, तो हम क्यों ज़्यादा न्यूक्लियस के ऊपर वो होंगे। इसी के साथ साथ भारत का ना सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है। ऑपरेटर क्या है, इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात कर रहा है, और इसमें इंश्योरेंस पूल मैकेनिज्म की बात भी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि देखो, अमेंड करना चाहिए भारत को अपना सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सबसे पहले भारत ये करे। फिर इंटर गवर्नमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑन लाइबिलिटी बनाए। तो इंडिया का जो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है एनर्जी का कोलैबोरेट कराने में और सभी तरह के चैलेंजेस को रोकने में। तो ये है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक को अब करने जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। उसके बाद सीधा आपके शॉर्ट्स आ जाएंगे। तो ये लास्ट टॉपिक में बात करेंगे हम भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप को। अभी हमने भारत और यूएस का जैसे रिलेशनशिप देखा है, अब हम भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, इंडिया और फ्रांस ना को चेयर कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। ये कब हुई है? फ्रांस में हुई है। ये फ्रांस में हुई है, ध्यान रखना इस बात को। दिस इज़ फ्रांस। AI एक्शन जो समिट है ऑर्गेनाइज बाय फ्रांस इन पेरिस विद यूनेस्को, इसका एक की पार्टिसिपेंट है। इनका काम क्या है? डेवलप करना, AI बेनिफिट्स डिप्लॉय करना, सोसाइटीज़ को, इकोनॉमीज़ को देना। समिट में ना पार्टिसिपेशन है, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फ्रांस सपोर्टेड इंडिया एज द होस्ट ऑफ नेक्स्ट AI एक्शन समिट। ध्यान रखना, फ्रांस भारत को सपोर्ट करता है कि वो नेक्स्ट AI एक्शन समिट का पार्ट बने। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑन पेरिस चार्टर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चाहे ओपननेस इन AI हो, अकाउंटेबिलिटी हो या पब्लिक इंटरेस्ट हो, पेरिस चार्टर में ध्यान रखना, इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दोनों ही कंट्रीज़ का गया है कि AI मॉडल हमारे बहुत सपोर्टिव होने चाहिए, उन पे रिसर्च, ओवरसाइट, ये सब होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन और बढ़ता रहना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंस क्या है फ्रांस की फॉर इंडिया, वो समझते हैं। पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आप जानते हो 1998 में हुआ। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है, दोनों ही नेशंस आप समझ लो। अब देखो इसमें होता क्या है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की बात करें अगर भारत और फ्रांस के रिलेशंस में, तो बड़े ध्यान से सुनना क्या होता है। दोनों ही नेशंस वैल्यू इंडिपेंडेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इंडिया फॉलो करता है नॉन अलाइनमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। फ्रांस लेफ्ट नेटो मिलिट्री कमांड इन 1966। दोनों अपोज करते हैं यूएस के डोमिनेटेड वर्ल्ड को आफ्टर द कोल्ड वॉर। सपोर्ट मिल रहा है इंडिया के इंटरेस्ट के साथ साथ भी। फ्रांस इंगेज हो रहा है भारत के साथ आफ्टर इस 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट जो P5 नेशंस हैं उनको भी सपोर्ट मिला है ना। तो ये भी है। देखो, इंडिया को बात समझो आप, चाहे स्ट्रैटेजिकली फ्रांस हमारे को सपोर्ट कर रहा है, भारत के सभी इंटरेस्ट को फ्रांस इस समय बहुत सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस सच में चाहता है हम परमानेंट मेंबर बने से। यूएस तो अब चाहता है ना कि हम यूएनएससी का पार्ट बने। फ्रांस तो कब से चाहता है कि हम ये पार्ट बने इसका, और यूनिक इन्फ्लुएंस है हमारा, मेंबर ऑफ G7 में, यूएनएससी के अंदर। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो फ्रांस के पास टेरिटरीज हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, वो भी हमें क्लोज लेकर आती हैं। दोनों नेशन चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में स्टेबल रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक हो। की डिफेंस पार्टनर की बात करें तो भारत एक मेजर डिफेंस सप्लायर है भारत के लिए। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट टू फ्रांस को भी देता है। अब हम की डायमेंशंस की बात करते हैं इंडिया फ्रांस के पार्टनरशिप में। देखो, फ्रांस ही ऐसी पहली कंट्री है जिसने लॉन्च करा है फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन 26 जनवरी 1998, ताकि बाईलेटरल रिलेशंस और अच्छे हो पाएँ। उसके लिए चाहे इन्होंने ट्रेड को और मार्क किया हो, डिफेंस की चाहे एक्सरसाइजेज हो, हम जानते हो आप, शक्ति है एक्सरसाइज, गरुण है, तरंग है, वरुण है, ये सारी एक्सरसाइज हमारी फ्रांस के साथ होती है। इवन एक फ्रेंड एक्स भी कर है, फ्रांस इंडिया डिफेंस स्टार्टअप एक्सेलेंस करके है, एक रोड मैप तैयार करा गया है। ऐसे ही साइंस में इंडिया फ्रांस का रोड मैप अब AI तैयार करा गया है। स्पेस के लेवल पर आप देखोगे तो फ्रांस की सप्लायर है कई सारे कंपोनेंट्स का। सिविल न्यूक्लियर की बात करें तो भारत और फ्रांस एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को 2008 में साइन कर आए हैं। फिर अदर एरियाज़ की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दोनों नेशंस बहुत ही एक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2015 का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो। टू मार्क 60 ईयर्स ऑफ इंडिया फ्रांस कल्चरल एग्रीमेंट, ईयर ऑफ इनोवेशन आप समझो 2026 को क्रॉस सेक्टोरल इनिशिएटिव के रूप में ईयर ऑफ इनोवेशन के नाम से बनाया जाएगा। तो ये सारे कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखो, कोई भी रिलेशंस, कोई भी पैकेज ना विदाउट चैलेंजेस नहीं आता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज भारत और फ्रांस के रिलेशंस में है रोड ब्लॉक इन न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। फ्रांस ऑफर करता है कि जेतापुर में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बिल्ड किया जाए, बट हाई कॉस्ट डिलेज हैं,
एंड उसके बाद इंडिया के सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट वो परेशान करता है, इससे फॉरेन टेंशन्स होती हैं हमारे बीच में। फिर डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल स्टांसेस हैं। देखो फ्रांस तो ना एक्टिवली यूक्रेन को सपोर्ट करता है, भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे साथ रशिया है सामने, हम उसको कर नहीं सकते हैं, तो क्राइसिस आ गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जो फ्रांस के बिजनेस साइट है ना वो वीक इन्फोर्समेंट यूज़ करते हैं, तो काउंटर फिटिंग और ये सब इश्यूज हमें फ्रांस की तरफ से देखने को मिलता है फार्मास्यूटिकल, फैशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, तो हमें इसलिए मज़ा ही नहीं आता इनके साथ बिजनेस करने में। ट्रेड बैरियर्स की बात करें तो ना इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें बहुत रेजिस्टेंस है फ्रांस की तरफ से, स्पेशली एग्रीकल्चर में, बासमती राइस में बहुत दिक्कत आई है। स्ट्रिंजेंट इन्होंने कोई सारे ऐसे टैरिफ्स लगा दिए हैं। स्टॉल्ड है इंडिया यू का ट्रेड अग्रीमेंट्स में, तो बिकॉज ऑफ दिस बोथ कंट्रीज आर नॉट बीन एबल टू ट्रेड पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाती हैं। प्राइवेट अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत लिमिटेड है, बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल टाइज बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है। तो कंक्लूडिंग लाइन में बोल रहा है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ये कभी भी मतलब नहीं होता कि वो हर जगह पर एग्री करेंगे, कई जगह पर डिसएग्रीमेंट भी आएगा ही आएगा। तो इंडिया एंड फ्रांस को चाहिए कि वो अपने बहुत टाइम के रिलेशनशिप को अगर इन्जॉय करना चाहते हैं तो दोनों कंट्रीज़ जहाँ पर डिसएग्रीमेंट आ रहे हैं, जैसे कि नीड टू सॉल्व न्यूक्लियर एनर्जी प्रॉब्लम सबसे पहले, फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ा दें, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले को स्टेप बाय स्टेप ऐसे पॉलिसीज़ को लेके चलें, और साथ में दे नीड टू फाइंड शेयर्ड पोजीशन ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल, ताकि वो एक डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है। सीधा अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट्स की ओर। तो शॉर्ट्स भी बहुत थोड़े से हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया एंड कतर ने एलिवेट करा है बायलेटरल ट्राइज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एलिवेशन में क्या हो रहा है, अभी हम पहले खाली बायलेटरल फ्रेंड्स थे, अभी हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अब हम ना बहुत सारी जगहों पर स्ट्रेंथन करेंगे अपना कोऑपरेशन, चाहे ट्रेड हो, एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, हम जगह पे जाके डबल करेंगे। तो की विजिट्स यहाँ पे क्या है, 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। डबल टैक्सेशन को कवर करना हो, फिस्कल इन्वेजन को प्रिवेंट करना हो, तो ये सारा है। उसके बाद यहाँ पर है ना एडिशनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशंस के साथ, ये सारी चीज़ें। इंडिया एंड कतर का टाइज देखें तो इकोनॉमिक टाइज की बात है तो बायलेटरल जो हमारा ट्रेड है वो $14.08 बिलियन हो गया है। इंडिया वॉज अमंग द कतर्स टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में आता है। कतर जो है इंडिया का लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर भी है, 40% इम्पोर्ट यहीं से होता है। बायलेटरल एक्सरसाइजेस की बात हो, रेगुलरली भारत इनके साथ जाके विजिट कर रहा है। कल्चरल टाइज की बात है तो भारत पूरी तरह से, देखो जो हमारा ना एक इंडिया कम्युनिटी रहती है, समझो कतर में ना भारत के लोग रहते हैं, 8,30,000 लोग कम नहीं होते हैं, वो सब भी रहते हैं। इसी वजह से हमने सोचा अपने रिलेशनशिप को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट शॉर्ट जिसमें हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो इन्होंने होस्ट करा है फर्स्ट एवर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल, इसको गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, होस्ट हुआ। और ये क्यों होस्ट करा जा रहा है, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा यूथ वाला मामला, बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज आपस में यूथ के कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। बिम्स्टेक आपको पता है इसका जो सेक्रेटेरिएट है ढाका बांग्लादेश में है, 1997 में आया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश, भारत यानी इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। इसका ऑब्जेक्टिव जब बनाया गया था तो 1997 में यही था कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, सोशल प्रोग्रेस और पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए हम चलते चले जाएंगे। 7 फोकस एरियाज इस पर रखे गए हैं, ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, सिक्योरिटी है, पीपल टू पीपल टाइज है, इस पर काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट ने इस बार जब साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो सैंक्शन लगा दिया ICC पे भी, ऑर्डर इम्पोज कर दिया कि वीज़ा, फिनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी अब इंडिविजुअल्स पर, फैमिलीज़ में। जो भी ICC इन्वेस्टिगेशंस में अमेरिकन सिटीजन जाएगा, इजरायली भी जाएगा, तब भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अब ICJ और ICC में क्या डिफरेंस होता है, एक शब्द होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, एक होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या फ़र्क होता है, ICJ आया तो वो 1945 में आया था, एक जुडिशल ऑर्गन है, ठीक है, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट। रोल इसका क्या होता है ICJ का, लीगल डिस्प्यूट्स को टैकल करना, एडवाइजरी ओपिनियन देना। ICC का हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड में है, हेग में है, और ये ना वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसको रोम स्टैट्यूट के द्वारा साइन किया गया था। कोई भी क्राइम हो, जिनोसाइड हो, वॉर क्राइम हो, अग्रेशन का हो, इसमें डील किए जाते हैं। 125 मेंबर इसका पार्ट है। इंडिया, इजराइल, US, रशिया, चाइना आर नॉट पार्ट ऑफ रोम स्टैट्यूट, ध्यान रखना इस बात का भी। रिसेंट मेंबर जो जुड़े हैं वो हैं मलेशिया और यूक्रेन,
पूछ सकता है पेपर में कि रीसेंट मेंबर्स कौन है जो आईसीसी से जुड़े हैं। एकदम रीसेंट में 2025 में यूक्रेन जुड़ा है, ये ध्यान रखना। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है? इंग्लिश, फ्रेंच है, अरबिक है, चाइनीज़ है, रशियन है, स्पेनिश है, ठीक है। हिंदी विंदी नहीं है। स्ट्रक्चरल इश्यूज इसमें क्या है? आईसीसी का बहुत डिपेंडेंस है इनका, इनको कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर, अरेस्ट लेना हो, एविडेंस कलेक्ट करना हो, स्टेट के बिना कोऑपरेशन के कुछ कर नहीं पाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर में हमेशा रहते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा टारगेट लेवल पे काम कर नहीं पाते हैं। तो ये परेशानी भी है आईसीसी के साथ, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। 3 कंट्रीज़ हैं, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, मिलिट्री रूल के अंडर हैं। हैव ऑफिशियली लेफ्ट वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। हेडक्वार्टर्स इसके इकोवैस के अबूजा नाइजीरिया में है। 1975 में आया था। कोऑपरेशन करना, रेजिंग स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाना, राइट टू लिव एंड वर्क इन ऑल मेंबर स्टेट। 12 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। आफ्टर द करंट विड्रॉल ऑफ 12 कंट्री रह गई हैं अभी। कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखना, कई बार ऐसे टॉपिक उठाए जाते हैं जो हमारे लगता है कि क्या ही आएंगे और वही सबसे पहले आ जाते हैं। तो 12 कंट्रीज़ रह गई हैं अभी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की। तो वो कौन कौन सी हैं वो सारे आपके सामने है। टोगो है, कोट दीवार, कामिया है, घाना, गुइनिया, ये सारी कंट्रीज़। मूव टू दी ओपीईसी के बारे में बात करते हैं। तो ओपीईसी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ब्राज़ील ने इसमें ओपीईसी प्लस में एंट्री मारी है। परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस हैं। भारत इसका पार्ट नहीं है। बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में इसको बनाया गया था इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला के द्वारा। ऑब्जेक्टिव यही है पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करना। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। ओपीसी प्लस इसलिए बनाया गया है कि बीच में ऑयल प्राइसेस का जो गिरना हुआ उससे सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया है यूएस के शेल ऑयल आउटपुट पर। तो ओपीसी ने इसीलिए एक नया एग्रीमेंट साइन किया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के साथ और एक ओपीसी प्लस 2016 में बनाया गया था। लास्ट ऑफ द शॉर्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। भारत इसका वाइस प्रेसिडेंसी कर रहा है, सिंगापुर में हो रहा है और मैरीटाइम सेफ्टी के लिए इसको बनाया गया है। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1957 में सारे जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ज़रूर कहीं पे लिख लो। तो 1957 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन बनाया गया था। 2024 में इसको लेकर आया गया और ताकि ये एज इज मेंबर टू कोऑपरेट टू स्टैंडर्डाइज मरीन एड्स टू नेविगेशन ग्लोबली, ताकि एक सेफ, एफिशिएंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेसल मूवमेंट बनाया जा सके। और जो मेंबर नेशंस होते हैं 3 तरह के होते हैं, वो नेशनल मेंबर, एसोसिएट मेंबर और इंडस्ट्रियल मेंबर। 3 तरह के मेंबर कैटेगरीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन को बनाया गया है। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशंस। डायरेक्टली मूव टू योर दैट पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। इसकी पीडीएफ आपसे मैं शेयर कर दूंगी। आंसर्स मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, आपको वो पीडीएफ में ही देखने को मिलेगा। तो जो भी हमने पढ़ा है उससे रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द सप्लाई एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज। ठीक है, तो सारे वही क्वेश्चन हैं जो अभी हमने रीड करे हैं, हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए और इसके आंसर्स आपको टेलीग्राम पे जब मिलेगा आपको तो उसमें ज्वाइन करके आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।